नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिखवाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास विषय की क्लासेस चल रही है और इस इतिहास विषय में हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है 1857 का रिवॉल्यूशन। तो 1857 की क्रांति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति को पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इसका जो बेसिक सा परिचय है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। फिर हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में, जैसा कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वैसा स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्रांति क्या होती है। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना कि 1857 की क्रांति पढ़नी है, लेकिन हमें ये तो पता चले कि 1857 की क्रांति को हम क्रांति क्यों कहते हैं। कई जगह आपने हेडिंग देखी होगी बुक्स के अंदर 1857 का विद्रोह, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब ये गलत क्यों है और क्रांति वर्ड क्या डेफिनेशन देता है जो कि विद्रोह से अलग है। तो पहले ये एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से अपने पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक वर्ड क्रांति आपको क्या बताता है और दूसरा जो शब्द है वो है विद्रोह। तो इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, तो क्रांति क्या स्पेसिफिकेशन लेके आता है अपने साथ और विद्रोह क्या स्पेसिफिकेशन रखता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि विद्रोह जब भी होता है तो ये आप ऐसा समझो कि कोई भी रिसेंट जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पर किया जाता है। मान लीजिए कि आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी भी टीचर की व्यवस्था नहीं है और कुछ भी छोटी मोटी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एज स्टूडेंट या फिर एज फैमिली पर्सन, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जब वो फुलफिल नहीं हो पाती है तब आप क्या करते हो, तब आप विद्रोह करते हो। तो जब भी विद्रोह होता है वो आप याद रखना तात्कालिक जो असंतोष होता है उसके खिलाफ होता है। तात्कालिक असंतोष के खिलाफ, ठीक है। विद्रोह समझ आया कि रीसेंट जो मुद्दा है उस पर बात कर रहे हैं हम कि मेरे को पानी चाहिए क्लास के अंदर, भाई स्टूडेंट इतने सारे आ रहे हैं कोचिंग में अपने, तो सबको पानी की व्यवस्था चाहिए। तो ये विद्रोह तात्कालिक जो असंतोष था उसके खिलाफ आपने उठा दिया कि पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए, ठीक है, बात खत्म। लेकिन जो क्रांति होती है, क्रांति जो है ये एक बहुत लंबे टाइम से प्लान चल रहा होता है इसका। ऐसे समझो कि बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण चल रहे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया, बूंद बूंद से भरता है। तो ये वही बूंद बूंद इकट्ठा होती है, फिर उसके बाद जो है घड़ा पूरा भर जाता है और जब घड़ा भर जाता है तो ब्लास्ट होता है। तो ये वही वाला ब्लास्ट है कि जब आप किसी चीज को लेके बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हो, फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप अचानक से एक दिन भड़क जाते हो और ये जो दीर्घ असंतोष है यही जो है क्रांति का कारण है। यानी कि अगर किसी लंबे टाइम पीरियड से कोई बात आपकी नहीं मानी जा रही है या फिर लगातार जो है प्रहार किए जा रहे हैं और आपने एक दिन बहुत अच्छा सा स्टेप लिया और वो जो स्टेप है वो बहुत मेजरली डिफरेंशिएट कर देता है तात्कालिक और आने वाली परिस्थितियों के मध्य, तो ये वही वाला वर्ड जो है क्रांति है। यानी कि जब चेंजेस बहुत मेजरली हो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल का फेस चल रहा होता है, आप देखे जा रहे हो, सहन करते जा रहे हो, फिर एक दिन आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब जाके क्रांति पैदा होती है, ठीक है। और विद्रोह छोटे लेवल पे होता है और विद्रोह का जो लेवल जो होता है प्रसार का, वो भी थोड़ा सीमित होता है दायरा। मात्रात्मक अशुद्धियां मुझसे हो सकती है तो वो आप अपने स्तर पर करेक्ट कर लेना, समझ आपको आ जाएंगी चीजें। तो इसका जो प्रसार होता है वो सीमित होता है, ठीक है। कि ये जो अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको समझ आ रहा होगा कि आप कोचिंग का जो मैं एग्जांपल बता रही थी उससे समझ सकते हैं कि ठीक है एक ही सेक्टर, क्योंकि बाकी कोचिंग्स में व्यवस्था होगी तो वो लोग नहीं कर रहे। लेकिन जब प्रशासन में बहुत बड़े स्तर पर कोई धांधली चल रही होती है तो उस प्रशासन से सभी जो जनता जन्य है वो इफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से जो है इसका स्तर जो है वो थोड़ा व्यापक हो जाता है। अगर मोदी जी आज कोई भी नई स्कीम लागू कर दें तो उसका प्रभाव जो है पूरे भारत पर पड़ेगा। लेकिन कोचिंग ने पानी बंद किया है तो एक ही कोचिंग ने बंद किया ना, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, बाकी कोचिंग को ब्लेम नहीं कर सकते ना हम। तो ये थोड़ा व्यापक स्तर पे होता है, तो इसका जो प्रसार भी होता है वो व्यापक होता है।
तो आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम एक और इसके अंदर देखते हैं कि विद्रोह जो होता है इससे ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए ठोस विकल्प नहीं मिलते, यानी कि आप हमेशा ही पानी की व्यवस्था को पाबंद रखेंगे, इसके लिए कोई ठोस परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, पानी का नलका था, ठीक करवा दिया हमने, हो गया, लेकिन आगे जाके खराब होगा या क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका तात्कालिक ये था कि मेरे को भाई पानी चाहिए, अब वो कैसे भी आ सकता है, वो मटके ला के रख दे, हो सकता है वो आरओ लगवा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इस व्यवस्था में ठोस परिवर्तन नहीं होते। लेकिन क्रांति जब भी आती है, क्रांति के बाद बहुत ठोस परिवर्तन होते हैं, आमूल चूल परिवर्तन होते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है पूरी तरीके से। 180 डिग्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें ज्यादा लंबा बड़ा स्तर देखने को मिलता है परिवर्तन के मुकाबले। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसको कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए ठोस विकल्प नहीं, अच्छा उसको हम ठीक कर लेंगे एक बार, आप सिर्फ इसको देखो, जो हेडिंग ब्लर हुई है आपकी उसको ठीक कर देंगे अभी। केवल वर्तमान के प्रति असंतोष। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको पानी की चिंता हो रही थी कि पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ आप उतना ही परिवर्तन करेंगे। लेकिन जब हम इधर बात करते हैं क्रांति के बारे में, तो क्रांति जो है वो ऑब्वियसली व्यवस्था परिवर्तन के लिए ठोस कदम भी उठाती है और फ्यूचर का भी ध्यान रखती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर होती है कि वर्तमान के प्रति असंतोष भी है, प्लस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इसके बारे में भी इस समय ध्यान रखा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, इनके बीच थोड़ा सा जो डिफरेंट मैंने आपको व्यू बताया, पॉइंट ऑफ व्यू अपना, तो वो आप अपने माइंड में रखिए कि क्रांति और विद्रोह दोनों अलग अलग चीज होती हैं। तो जब आप कभी 1857 का विद्रोह देखें किसी किताब में, तो इस बार आप ऑब्जेक्शन करिएगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा वर्तमान के प्रति असंतोष के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन हेतु ठोस विकल्प, सही लिखा है ना मैंने, विकल्प, ठोस विकल्प भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको छोटी सी बात जो है वो ध्यान रखनी है कि क्रांति और विद्रोह के बीच डिफरेंस है, और ये वो विद्रोह है। क्रांति बहुत बड़े स्तर पर होती है, उसका प्रसार बहुत ज्यादा होता है, और क्रांति के बाद जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, ठोस होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं मुझे तो एक पूरा पाबंद इलाज चाहिए, तो इसके बाद वो करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जबकि विद्रोह जो है वो तात्कालिक असंतोष, यानी कि हमारा रिसेंट जो भी कोई इशू है उस पर बात की जा सकती है, और इसका जो स्तर है एक छोटा स्तर होता है। कैसे प्रसार का लेवल, जिस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है वही व्यक्ति जो है आवाज उठाएगा, दोनों में वही व्यक्ति आवाज उठाते हैं, लेकिन दोनों का लेवल जो है वो छोटा बड़ा होता है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि क्रांति का लेवल जो है वो बड़ा है, जबकि यहाँ पर आपको याद रखना है कि विद्रोह का लेवल थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा 1857 के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति है ये हमें क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही आनी चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई। एक तो हमारे सिलेबस में है ऑब्वियसली, पर सिलेबस के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होंगी ना जो आपको करनी पड़ती है। नहीं, अभी तो हमारा मैडम ध्यान सिर्फ सिलेबस पर है, तो हम बाकी सब चीजें क्यों देखें।
लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें हैं जो इतिहास में घटित हुई है। और आप अब जब नई जनरेशन आती जा रही है तो हर एक पिछला दिन इतिहास बनता जा रहा है। हमसे आगे आने वाली 20, 25, 50 साल बाद शायद हम आज जिस सेंचुरी में जी रहे हैं वो सेंचुरी कभी इतिहास के पन्नों पे लिखी जाएगी और बाकी लोग उसे पढ़ेंगे कि नहीं 2025 में ऐसा हुआ था, 26 में ऐसा हुआ था, 27 में ऐसा हुआ था, 19 में कोरोना आ गया था। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी कालांतर में। ये सारी चीज़ें जो है वो इतिहास के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमसे पहले जो पूर्वज आए हैं वो क्या करके गए थे, उन्होंने किन किन चीज़ों को फेस किया जिसकी बदौलत आज का जो जीवन हम जी रहे हैं उसको जीने लायक हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एज स्टूडेंट नहीं, एज इंडियन पता होनी चाहिए, एज अ ह्यूमन बीइंग पता होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है। अब क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी सारी चीज़ें, और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज़ को। तो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब देखिए 1857 की क्रांति का मैं छोटा सा आपको परिचय बता देती हूँ कि 1857 की क्रांति हुई क्यों है, इसके होने के पीछे के कारण क्या है। तो क्रांति के पीछे मैंने कहा ना एक लंबा पीरियड होता है जहां पर लोग तात्कालिक व्यवस्था से प्रशासनिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, उसकी वजह से परेशान रहते हैं। और जब भी इस प्रकार का असंतोष व्याप्त होता है जनता में, सामान्य जनमानस में, तो वो एक व्यापक स्तर पर जब विद्रोह करते हैं उस तात्कालिक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ, तब वो क्रांति कहलाती है। तो इस समय क्या होता है, 1600 ईस्वी के अंदर आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने भारत आ चुकी थी 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक भारत में जो है किसका शासन था, तो इस पीरियड के टाइम जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण भारत में कई बदलाव आए। किस प्रकार के बदलाव आए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड से थी। तो इंग्लैंड के जो भी प्रशासक थे, जो भी उनके गवर्नर जनरल थे जो कि भारत में काम कर रहे थे, यहाँ की व्यवस्था का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई, कुछ ऐसे परिवर्तन किए यहाँ की तात्कालिक व्यवस्था में जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ। अब ऐसे क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट जो 257 साल का पीरियड था, इस 257 साल के पीरियड के बाद एक क्रांति हुई जिसने इस व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया। मैंने कहा ना, जब भी क्रांति होती है तो परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर होता है। जो भी सॉल्यूशंस लाए जाते हैं वो पुख्ता सॉल्यूशंस लाए जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये वही वाला सॉल्यूशन किया गया था यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरी तरीके से भारत से बाहर कर दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। जबकि अगर हम देखें अंग्रेजों का शासनकाल जो है वो हमारा देश 1947 ईस्वी में जब आज़ाद हुआ था, तो हमारे ऊपर 1600 लेके 1947 तक 1947 तक जब तक भारत आज़ाद हुआ था शासन किया गया था। लेकिन इस शासन को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। तो पहला जो रूलिंग पीरियड है वो आता है 1600 से लेकर 1857 तक, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी शासन कर रही है, ना कि अंग्रेज शासन कर रहे हैं। अंग्रेजों का एक छोटा सा समूह है, अंग्रेजों की एक छोटी सी कंपनी जो है वो भारत पर रूल कर रही है, ना कि पूरे अंग्रेज। ठीक है, पर 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बैन किया जाता है और उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन शासन करता है, तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश राज जो है या कंपनी के शासन की जगह अब क्राउन का शासन आ गया है, महारानी का शासन आ गया है। तो ये ब्रिटिश राज या अंग्रेजों का शासन जो है वो आप याद रखना 1857 के बाद स्टार्ट होता है। तो 1857 की क्रांति जो है किसके विद्रोह के कारण हुई, किसके खिलाफ विद्रोह था, तो याद रखना 1857 की क्रांति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह था,
ना कि अंग्रेजों के खिलाफ। ये छोटी सी बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आपको माइंड में रखनी है। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह किया जा रहा था, क्रांति की जा रही थी, ना कि पूरे अंग्रेजों के खिलाफ। तो कंपनी जो है वो अंग्रेजों का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस छोटे से हिस्से ने देखिए 257 साल जो है वो भारत पर शासन किया था। तो ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा। थोड़ी सी मैंने आपको पृष्ठभूमि बताने की कोशिश की है कि इस 257 साल के पीरियड में भारत पर जो जो अत्याचार किए गए हैं, या फिर जो जो नीतियां अंग्रेजों ने हो सकता है भारत के अच्छे के लिए की हो या फिर अपने अच्छे के लिए की हो, लेकिन भारतीयों का उस पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये क्रांति की गई है। तो हम बेसिकली इस 257 साल के फेज को आज थोड़ा सा समराइज करेंगे कि इस फेज के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई जिसने भारतीयों को प्रोत्साहित किया क्रांति करने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या क्या पूरा पढ़ने वाले हैं। 257 साल जो थे, मैं मोस्टली उन्हीं को ब्रीफ करके बता रही हूँ कि क्या क्या इस दौरान हुआ। जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और फैक्चुअल बातें करेंगे। बिना मतलब की बातें नहीं हो सकती है मुझसे, ना आपके एग्जाम में आने वाली है। तो जो भी क्लास होगी अपनी पूरी फैक्चुअल होगी और समझाने के हिसाब से मैं कोई कमी नहीं रखूंगी, लेकिन क्लास में कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी। तो आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लिख सकते हैं इसको, वरना मार्केट में जो है ऑलरेडी सिखवाल पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप सीधा परचेज करिए और अच्छे से उनको नोट डाउन करते जाइए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। और आपको कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा परचेज कीजिए, क्लास लीजिए, मैटर को बार बार रिवाइज कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए। तो ये आपको छोटी सी पृष्ठभूमि इसकी याद रख लेनी है। फिर इसके बाद अब हम इस टॉपिक को किस प्रकार पढ़ने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। किस तरीके से? तो हम इसमें परिचय ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। परिचय में ज्यादा कुछ देखा नहीं है, लेकिन जितना है वो सफिशिएंट है। आपको पता चल गया कि क्रांति हुई क्या, वही परिचय है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के कारण। तो सबसे पहले हम इसके कारण देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आरंभ, नेतृत्वकर्ता व प्रसार। फिर इसके बाद हम देखेंगे असफलता के कारण, कि ये क्रांति असफल क्यों हो गई, मतलब ये उन पुख्ता पाबंदों तक या सॉल्यूशंस तक क्यों नहीं पहुंच पाई, इसके पीछे क्या कारण था, वो कारण देखेंगे। फिर हम इसके प्रभाव, परिणाम या महत्व की बात करेंगे और अंतिम में हम देखेंगे क्रांति का स्वरूप कैसा था। क्रांति का स्वरूप। तो ये जो है हमारे की पॉइंट्स रहेंगे, इन्हीं के हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रांति के कारणों के बारे में बात करेंगे कि जो 257 साल का फेज मैंने आपको बताया है, जो पीरियड बताया है, इस पीरियड में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई है जिसका भारतीय जनमानस पर प्रभाव पड़ा और उसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसने अंग्रेजों के, या यूं कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है क्रांति करने का निर्णय लिया। तो अब हम इसमें कौन कौन से कारण हैं, सबसे पहले उन कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं अब नए पेज पे नई हेडिंग लिख रही हूँ, आप भी साथ साथ नोट्स बताते हुए चले। अगर आप खुद से नोट्स लिखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि 90% मैटर जो है वो तभी आप ग्रैब कर लेंगे। 10% आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि फैक्ट है, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो क्रांति के कारण।
और इसमें भी हम जो सबसे पहला कारण पढ़ने वाले हैं वो है आर्थिक कारण। अब देखो, आर्थिक कारणों में हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पर कि आर्थिक यानी अर्थ, पैसा, जो भी आप समझें, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो भी यहाँ पर रह रहे हैं। अगर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर किसी भी प्रकार की नीति लागू करती है, कोई भी कानून बनाती है, तो उस कानून का प्रभाव किस पर पड़ेगा? यहाँ की सामान्य जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ की जनता में कौन कौन सा वर्ग आता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो भारत की जो ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन थी, 90%, उस पॉपुलेशन में कौन आते थे? किसान। उस पॉपुलेशन में आते थे श्रमिक। उस पॉपुलेशन में आता था जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग भी मैं यहां पर ऐड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि 90% पॉपुलेशन जो थी भारत की, उसमें सिर्फ किसान और श्रमिक आता था। अगर हम इसको 100% काउंट करें तो 100% में जो है हम जमींदार वर्ग को ऐड कर सकती हूँ, लेकिन उसका 90% हिस्सा जो है वो सिर्फ किसान और श्रमिक थे। तो आपको अब ये याद रखना है कि हम जिन भी नीतियों के बारे में बात करेंगे, जिन भी कारणों के बारे में बात करेंगे, उनसे प्रभावित होने वाले वर्ग कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ये दो वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। किसानों पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, श्रमिकों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जो 10% हिस्सा मैं मानती हूँ वो जमींदार वर्ग जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। अब जो भी आर्थिक नीतियां लागू की गई, उन आर्थिक नीतियों में इन्होंने क्या किया है, किसानों पर कैसे प्रभाव पड़ा है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। ये मैंने आपको वर्ग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि किस वर्ग पर इस नीति का या इन कारणों का प्रभाव पड़ा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसान वर्ग की। अब किसानों का काम क्या है? खेती करना, फसल उपजाना, उसको बेचना खाद्यान्न के रूप में, और उससे पैसा कमाना, या फिर उस टाइम बार्टर सिस्टम होता था, तो वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं, वस्तु विनिमय होता था। तो किसान अनाज देता था और बदले में अपनी उपयोग में आने वाली वस्तु को खरीद लेता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी तो उसे यहाँ पर थोड़ी तकलीफ हुई यहाँ शासन स्थापित करने में। तो उसने कुछ नई नई पद्धतियों का आविष्कार किया, और उन पद्धतियों में कुछ भू राजस्व नीतियां भी थी। क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है और जो भूमि से ही संबंधित है, इसलिए आपको उस लैंड को मापना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, और लैंड रेवेन्यू अगर ले रहे हो तो उसके लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर कुछ भू राजस्व नीतियां अपनाई। कौन सी? तो भू राजस्व नीतियों में आप याद रखो, उन्होंने महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, तालुकेदारी, ये सब कंपनी ने कुछ नीतियां अपनाई थी, जिनकी भू राजस्व नीतियां अपनाई थी, जिनकी वजह से वो लैंड रेवेन्यू जो है ले रही थी। लेकिन ये जो पूरी नीतियां थी, इन नीतियों के माध्यम से जो भी लैंड रेवेन्यू आ रहा था, यानी कि जो भी राजस्व एकत्रित किया जा रहा था, वो कंपनी ने अलग अलग तरीके से वसूल किया। पहले मैंने कहा ना, वस्तु विनिमय होता था। अब जब कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो उसने कहा कि मुझे तो नगद में चाहिए। किसमें? मुझे तो अब नगद में रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो अब नगद में रेवेन्यू देने के लिए किसान क्या करेगा? किसान अपनी जो भी खाद्यान्न फसल है या वाणिज्यिक फसल है उसको जाके बाजार में बेचेगा और नकद पैसा लेके आएगा,
और फिर वो नगद जाके कंपनी को देगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास पैसा ही नहीं है या जिनके पास अनाज ही नहीं है, वो जाके बाजार में बेचेगा भी क्या? तो जब ऐसे किसान होते हैं जिनके पास फसल अच्छी नहीं हुई है, किसी भी कारणवश वो पैसा देने में असमर्थ है, तो इस समय किसान क्या करेगा? साहूकारों के पास जाएगा, सूदखोर जो ब्याज पे पैसा देते हैं उनके पास जाएगा। और जब किसान साहूकारों के पास गया, उसने ब्याज पर पैसा लिया, यानी कि ऋण लिया, उसने लोन लिया कि मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 रुपए का ऋण देना है, तो मुझे 100 रुपए चाहिए। अब उसने कहा ठीक है, 100 रुपए मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। आजकल जैसे आपने सुना होगा कि इंटरेस्ट लिया जाता है, तो यहां पर साहूकार जो है वो भी इंटरेस्ट लेगा। अब साहूकार इंटरेस्ट ले रहा है, मान लो 100 रुपए है, उसने कहा कि 105 रुपए लौटाने हैं, 105 रुपए तुम्हें वापस लौटाने हैं। लेकिन किसान के पास तो जब ब्याज देने की बारी आई तो ब्याज के भी पैसे नहीं थे। मान लो ये 5 रुपए उसको ऊपर के देने थे, लेकिन ये 5 रुपए भी उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगा? वापस यहां से साहूकार से लोन लेगा। तो इस तरीके से एक ऋण जाल चला जाता है, यानी कि किसान जो है अब साहूकारों के ऋण जाल में फंस गया था। उससे ना तो मूल चुकाया जा रहा था, ना ही ब्याज चुकाया जा रहा था, और ये ऋण जाल जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे किसान की मजबूरियां बढ़ी, और इन मजबूरियों की वजह से किसान ने क्या किया? अपना खेत जो था, अपनी भूमि जो थी, वो बेच दी। क्या कर दी? भूमि बेच दी। तो अंग्रेजी जो नीतियां थी, इन्होंने भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, पारंपरिक ढांचा जो था भारत का, उसका विनाश कर दिया था। तो किसानों के साथ ये सारी चीजें हो रही थी। अब मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि साहूकारों के ऋण जाल में फंस गया था। इसके साथ साथ क्या हुआ? जब नगद में पैसा देने की बात आई और जब उनको ये पता चला कि खाद्यान्न फसल से उनको इतनी इनकम नहीं हो रही जितनी इनकम की उनको वाणिज्यिक फसलों से हो सकती है, तो किसान ने क्या कर दिया? कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण। अब क्या होता है कृषि का वाणिज्यीकरण करना? यानी कि खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना। अब वाणिज्यिक फसलें कौन सी होती है? इसमें आप याद रख सकते हो, कपास हो गया आपका, गन्ना हो गया, नील हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया। तो ये सारी कौन सी है? ये वाणिज्यिक फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी आ जाएगी? आपके चना, गेहूं, चावल, ये सब जो भी आप खाने के यूज में लेते हो वो सारी खाद्यान्न फसलें हैं। तो जब किसान ने खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उत्पादन करना स्टार्ट कर दी, तो उसकी वजह से क्या हो गया? एक तो खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, दूसरा अकाल पड़ने लग गए, लोग भूखमरी से मरने लग गए। तो किसान वर्ग जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था। इस वजह से किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया और किसानों ने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आप इसको थोड़ा सा लिखवा देती हूं ताकि आपके नोट्स जो हैं वो अच्छे से बन जाए। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलो, तो पहला पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे कि कंपनी ने भू राजस्व नीतियों के तहत भू राजस्व दरें बढ़ा दी व नकद राजस्व वसूली से या नकद राजस्व वसूली के कारण
किसान साहूकारों के ऋण जाल में फंस गया तथा उसे अपनी भूमि बेचनी पड़ी। तो इतनी देर से मैंने आपको जो भी चीजें समझाई वो 2 लाइन में सिमट गया है। तो अब आपको ये लाइन जब भी आप पढ़ेंगे पूरी चीजें एज इट इज याद आ जाएगी कि क्या आपने पढ़ा है। तो ये पहला कारण हो गया। फिर इसके बाद अपन देखते हैं श्रमिक वर्ग को। श्रमिक वर्ग को क्या तकलीफ थी कि भाई उसने भी साथ दिया। तो श्रमिक वर्ग को तकलीफ ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत के पारंपरिक उद्योग थे, जो यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग थे, लघु उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, उन उद्योगों को खत्म कर दिया था और उनकी जगह पर दूसरा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया। यानी कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास जो पेन है आप उसे तोड़ दो वरना हम तोड़ देंगे, और मैंने तोड़ दिया और अब मैंने आपको दूसरा कोई पेन भी नहीं दिलवाया, तो उस पेन की अल्पता में आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो ये वैसा ही था कि आपके पास जो सामान है उसको भी बंद कर दिया, जो उद्योग आपने खोल रखा था, जो रोजगार आपके पास था उसको बंद करवा दिया, लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा रोजगार आपको नहीं मिला। तो कैसी सिचुएशन हो जाएगी श्रमिकों की? बिना धन के, बिना रोजगार के कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे? तो बेसिकली ये जो पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि जब एक घरेलू उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग को बंद कर दिया और उसकी जगह कोई भी दूसरा उद्योग स्थापित नहीं किया गया, इसे आप विऔद्योगीकरण कहेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? विऔद्योगीकरण, उद्योगों का विऔद्योगीकरण। तो इस विऔद्योगीकरण के कारण श्रमिक वर्ग नाराज था। दूसरा जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, मुक्त व्यापार नीति। तो मुक्त व्यापार नीति के कारण भी अंग्रेजों का सामान जो है वो भारत में टैक्स फ्री आता था और अंग्रेज उसे भारतीयों को बेचते थे। क्योंकि अंग्रेजी सामान मशीनों से बना होता है, इस वजह से अंग्रेजी सामान यहाँ पर सस्ता और टैक्स फ्री होने के कारण और भी सस्ता हो गया। तो जो भारतीय हथकरघा उद्योग थे, जो हाथ से कपड़ा बुन रहे थे, कपड़े की बात करते हैं, जैसे रेशम पर 71 रुपए टैक्स लगाया हुआ था कि निर्यात करेंगे तो 71 रुपए, यानी कि भारत में मान लीजिए 100 रुपए का रेशम जो है हम बेच रहे हैं, लेकिन अगर हम इंग्लैंड में उसकी सप्लाई कर रहे हैं तो निर्यात पर जो है वो 71 रुपए टैक्स लग रहा है। यानी कि 71 रुपए टैक्स लगने के बाद ये कपड़ा जो है इंग्लैंड में 171 रुपए का बिकेगा। और इंग्लैंड का जो कपड़ा भारत आता था वो वैसे भी मशीनों से बनता था, तो उसकी लागत, मान लीजिए आप मशीन जो है एक साथ काम कर रही है, आपको पता है खुद कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर 50 रुपए का भी आ रहा है कपड़ा तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, टैक्स फ्री जो है उसको सप्लाई किया जा रहा था। और अगर टैक्स लग भी रहा है तो 1-2% टैक्स लग रहा है। तो आप यूं समझे कि वो जो है 50 से 55 रुपए के बीच बिक रहा है, और भारत का जो मूल कपड़ा है वो तो वैसे ही ऑलरेडी अगर भारत में भी बेचा जा रहा है तो 100 रुपए का बिक रहा है। तो जनता जो है वो सस्ते के खिलाफ, और क्योंकि मशीनों से कपड़ा बन रहा है तो उसकी बुनाई और यूं कहते हैं ना सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो ये जो ब्रिटिशर्स का जो माल था वो सस्ता सुंदर टिकाऊ था। तो पूरी की पूरी जनता जो है वो खुद बाय डिफॉल्ट इधर की तरफ आ गई थी। तो इसकी वजह से भी जनता में असंतोष था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि श्रमिक वर्ग जो है वो इन पर पूरी तरीके से रोष व्यक्त किए हुआ था अपने अंदर, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने इस गुस्से को, इस क्रोध को, इस रोष को पूरा बाहर निकाला और क्रांतिकारियों का साथ दिया इस रिवॉल्यूशन में। तो हम दूसरा पॉइंट अब लिखेंगे, उद्योगों का
विऔद्योगीकरण करने अर्थात पारंपरिक भारतीय उद्योगों, लघु व घरेलू उद्योगों को समाप्त करना तथा इनके स्थान पर दूसरे उद्योगों की स्थापना नहीं करना। तो ये आप थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जो है मुक्त व्यापार की नीति, उसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ गए होंगे। अब सिर्फ आप जो शब्दावली है उसको याद रखिएगा कि किस शब्दावली का मतलब क्या है। मुक्त व्यापार नीति ने भी भारतीयों में असंतोष व्याप्त किया। प्लस अब देखो भारत में ना कुछ हिस्सा साहूकारों का भी था, जमींदारों का भी था। अब ये जो साहूकार थे, ये जो जमींदार थे, इनके साथ क्या किया, तो आप इसको याद रखना, रिकार्डो का लागत सिद्धांत आता है। रिकार्डो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? लागत सिद्धांत। अंग्रेजों ने उसे अप्लाई कर दिया इन साहूकारों पर। इस लागत सिद्धांत की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं या इसको एक्सप्लेन करूं साहूकारों के साथ, तो इसका मतलब ये है कि जो भी शासन व्यवस्था का संचालन है, उस संचालन में साहूकारों की जमींदारों की कोई भूमिका नहीं है, यानी कि वो किसी भी तरीके की उत्पादन प्रणाली में अपना कोई सहयोग नहीं रखते हैं। तो रिकार्डो का लागत सिद्धांत यही कहता है कि जमींदार जो है किसी भी प्रकार के उत्पादन में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देते, तो इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब रिकार्डो का ये लागत सिद्धांत दिया गया तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। और कैसे अप्लाई किया? क्योंकि भारत की जो 90% पॉपुलेशन है वो बाय डिफॉल्ट किसान है, श्रमिक वर्ग है, काम रोजगार करने वाली है, भूमि पर डिपेंड है। तो इन्होंने जो भू राजस्व नीतियां बनाई, जैसे महालवाड़ी बनाई, रैयतवाड़ी बनवाई, तो ये जो नीतियां बनाई थी, इन नीतियों के परिणाम स्वरूप जमींदार वर्ग जो है वो धीरे धीरे लुप्त होता गया। जैसे महालवाड़ी व्यवस्था का अपन एग्जाम्पल लें तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी राजस्व एकत्रित करना होता है वो एक महाल की जिम्मेदारी होती है। जैसे आपके गांव में मुखिया होता है, मैं आगे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि एक गांव की जिम्मेदारी उसके मुखिया को दे दी जाती है कि इस गांव का पूरा राजस्व एकत्रित करके अंग्रेजों को जमा करवा दे। तो इस बीच जमींदार की जो भूमिका थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था हो गई। रैयतवाड़ी में किसान जो है वो खुद जाके जमा करवा रहा है अपना राजस्व। तो ये सारी व्यवस्था हो गई, तालुकेदारी हो गई। तो इन सब में धीरे धीरे करके क्या कर दिया गया, जमींदारों को खत्म करने की कोशिश की गई। तो इस वजह से भी
जमींदार वर्ग जो है भले ही छोटा परसेंटेज हो उनका उस पूरी भारतीय जनसंख्या में, लेकिन उनमें भी असंतोष व्याप्त हो गया। तो इस असंतोष के कारण जमींदार वर्ग ने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया और अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भाग लिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अब और क्या कारण थे? तो आर्थिक कारणों में एक और जो सबसे बड़ा कारण था वो था 1852 का इनाम आयोग। इनाम आयोग 1852। अब ये जो 1852 का इनाम आयोग था, ये कौन लेके आया था? तो ये लेके आया था डलहौजी। काम क्या था इस इनाम आयोग का? तो इस इनाम आयोग को डलहौजी ने एक काम सौंपा था कि भारत में जितनी भी भूमियां इनाम स्वरूप किसी को एज गिफ्ट दी गई है, भेंट स्वरूप दी गई है, उनका पता लगाया जाए और उनको जब्त किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर राजवंश चल रहे थे, तो कोई भी राजा अपने किसी सामंत से या किसी भी व्यक्ति के किसी कार्य से प्रभावित होता था, खुश होता था, तो खुश होकर उसे कोई जागीर भेंट में दे दी, कोई जमीन का टुकड़ा भेंट में दे दिया। तो ये जो भेंट स्वरूप जमीन दी गई थी, इस इनाम आयोग का काम था कि उन ऐसी भूमियों का पता लगाए और उनको जब्त करके अंग्रेजों के अधीन या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया जाए। तो ये इनाम आयोग की वजह से बहुत सारे जो भारतीय जनता जिनको इनाम स्वरूप मिली हुई थी जागीरें, उनकी जमीनें छीन ली गई। तो एक और वर्ग जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के रिवॉल्यूशन में खड़ा हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और याद रखिएगा कि किस वर्ष इसका गठन हुआ, क्योंकि आजकल एग्जाम में मैं ये नहीं कह सकती कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा या हमारा जो मैटर है वो सफिशिएंट है या मोर देन सफिशिएंट है। नहीं, आज अगर आप चपरासी का पेपर जो उठा के देखेंगे या फिर आप आरएएस का पेपर उठा के देखेंगे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठा के देखेंगे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में आने लायक था। तो आरपीएससी ने जैसा अपना ट्रेंड सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ आपको अपने माइंड में रखना ही है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप हमारा पूरा कंटेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, हमारी बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है उसको अगर पढ़ के जाएंगे तो 80% स्कोर जो है वो बहुत ईजिली कर पाएंगे। 100% का दावा मैं जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन 80% जो आपको याद रह जाएगा वो हमारी बुक से होगा, इन नोट से होगा जो आप बना रहे हैं। तो इस कंटेंट को बिल्कुल भी हल्का मत समझिए, ये मत समझिए कि ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं। आजकल किसी एग्जाम का कोई लेवल नहीं है, इसलिए आपको कंटेंट वैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपका 80% पोर्शन जो है वो हमेशा ही कवर रहे। जो 20% बचा है, जैसे आपका फर्स्ट ग्रेड में मेन सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो कि व्यर्थ हो सकता है आपके लिए। तो 100% के पीछे मत भागो, एटलीस्ट 80 to 90% के बीच में लाई करो कि इतना तो मैं कर ही लूँगा। और इसके लिए अगर आपको कोई छोटा कंटेंट मिल जाए जो कि ये दावा करता है कि हमारी बुक से इतना कंटेंट आ जाएगा, अगर आपको भी ये विश्वास होता है कि हाँ उस बुक से आ सकता है, तो बेहतर है आप उसी एक लिमिटेड कंटेंट को पढ़ें और उसका आप 100% ग्रैब करने की कोशिश करें। चलिए, तो अब इस इनाम आयोग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसका कार्य ऐसी भूमियों का पता लगाना था जो इनाम, समझ जाएंगे ना आप, इनाम से ही समझ आ रहा है, भेंट स्वरूप दी गई हो।
इसके तहत सैकड़ों एकड़ जमीन जब्त की गई। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इनाम आयोग कब, किसने गठन किया था और क्या इसका कार्य था। तो बेसिक सारी चीजें आपको पता चल गई, डिटेल्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो वो सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। तो ये हमने इनाम आयोग के बारे में बात कर ली। तो जो भी मुख्य आर्थिक कारण थे वो हमारे खत्म होते हैं। अब अगला जो कारण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला कारण कौन सा है हमारा, सामाजिक और धार्मिक कारण। धार्मिक व सामाजिक कारण। इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए, जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था तो उस चार्टर एक्ट में एक प्रावधान था कि अब ईसाई मिशनरीज जो हैं वो भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। तो 1813 के चार्टर में जब ईसाई मिशनरीज को भारत में आने की और अपने धर्म का खुला प्रचार करने की स्वीकृति दे दी गई थी इंग्लैंड सरकार द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर आकर खूब अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और इस धर्म के प्रचार प्रसार के फल स्वरूप उन्होंने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की। और इस श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहूं कि ये पेन मेरे किसी भी ऑर्डिनरी पेन से ज्यादा काम का है, तो मुझे ऑर्डिनरी पेन की कमियां और इसकी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी कि ऑर्डिनरी पेन इस बोर्ड पे नहीं चल सकता, उसमें इंक होती है, इसमें इंक नहीं होती, तो आपका बैग जो है इंक से गंदा नहीं हो जाए, आप इस टेंशन से फ्री रहते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी कमियां और मुझे विशेषताएं जो है इनकी काउंट करवानी पड़ेगी, कंपैरिजन, तुलना करनी पड़ेगी। तो ईसाई मिशनरीज ने अपने ईसाई धर्म और भारतीयों का जो हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, उसके बीच में कंपैरिजन किया। और इस कंपैरिजन में उन सारी ऐसी प्रथाओं को, नीतियों को, रीति रिवाजों को बाहर निकाला गया कुरेद कुरेद के, जो कि वाकई में गलत थी भी कुछ। इनकी वजह से उन्होंने भारतीय धर्म को हीन दर्शाने की कोशिश की, भारतीय धर्म को गालियां दी, राम और अल्लाह को गालियां दी, अपशब्द कहे। तो उन्होंने जब अपना धर्म श्रेष्ठ बताया और हिंदुओं का धर्म जो था या भारतीयों का जो धर्म था उसको जब निकृष्ट बताने की कोशिश की, तो इस वजह से भारतीयों के अंदर एक असंतोष व्याप्त हो गया, क्योंकि हम तो बहुत लंबे पीरियड से संस्कृति को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इस संस्कृति से जुड़ा हुआ हर एक पक्ष, हर एक पहलू हमें अपने जीवन से प्यारा लग रहा था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि ब्रिटिशर्स ने सती प्रथा को जो है टारगेट किया और इसको बंद करवा दिया गया। तो भारतीयों को ये बहुत बड़ा धक्का लगा कि सती प्रथा को बंद क्यों करवाया गया, ये तो बहुत ही जरूरी है। जब आज की इस सेंचुरी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर हम लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं कहते फिजिकल इक्वालिटी, लेकिन आप एजुकेशन में इक्वालिटी दो, जॉब में इक्वालिटी दो। तो ये इक्वालिटी वाला चैप्टर हो, धर्म के बारे में चैप्टर हो, जब हम आज भी लोगों को नहीं समझा पा रहे इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, तो आज से इतने सालों पहले अगर कोई इन सब के बारे में बात भी कर रहा है कि इनको खत्म कर देना चाहिए, जैसे घूंघट, आजकल गाँव में धीरे धीरे ट्रेंड सेट हो गया है कि घूंघट नहीं निकलवाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने दादा नानी वगैरह को या फिर पड़ोस में किसी को, किसी ना किसी को तो देख ही लेते हो जो ये कह देते हैं कि नहीं वो तो तुम्हारे ये लगते हैं, तुम्हें उनसे घूंघट पर्दा करना चाहिए। तो जब आज भी ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं, उस टाइम पीरियड के दौरान आप इन सबको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? अगर आप इन सब पर बैन लगा रहे हो, बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि भारतीय जो है वो इस पर आक्रोश उत्पन्न करेंगे। तो ये
कुछ कारण थे कि जो भारतीय जनता थी वो अपने धर्म से बहुत ज्यादा लगाव महसूस करती थी, और जब उनके धर्म पर किसी भी प्रकार से कोई आक्षेप किया गया, भले ही वो सही हो या गलत हो, आज के दौर में हमें सही लग रहा है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के दौरान हम देखें तो वो भारतीयों को धर्म के अंदर इंटरफेयर करना जैसा लग रहा था, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। कुछ रीति रिवाज उन्होंने बैन कर दिए, सती प्रथा, विधवा विवाह, दास प्रथा, बलि प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह। तो ये सारी प्रथाएं जब बंद की गई तो उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारे समाज में हस्तक्षेप है, और अंग्रेजों को किसने इतना अधिकार दिया कि वो हमारे समाज में हस्तक्षेप करेंगे। तो इन सब कारणों की वजह से भारत का जो जनमानस था, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से आहत महसूस करने लग गया, और उसने क्रांति में सहयोग दिया। अब हम इन कारणों को कुछ को लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में, मैं ये सारे चार्टर एक्ट आपको बाद में पढ़ाऊंगी, तो आप अभी सिर्फ इतना याद रखना कि ईसाई मिशनरीज को भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति किस चार्टर एक्ट के तहत दी गई थी। तो 1813 का, 1813 का चार्टर एक्ट, ये याद रखिएगा। चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो ये पहला आप याद रखेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसी बीच हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी याद रख लेते हैं, जिनमें से वीडी सावरकर का स्टेटमेंट, मेल्सन का स्टेटमेंट, एडवर्ड का स्टेटमेंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। सबसे पहले हम एडवर्ड का स्टेटमेंट देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगी कि इनकी मेंटेलिटी थी क्या। एडवर्ड ने क्या कहा है कि जो हमारा मूल कार्य है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो आप एडवर्ड का ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, हमारा मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो अब एक और स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाने वाली हूं, जो कि है मैगलस का। और मैगलस ने क्या लिखा है? मैगलस ने लिखा है कि जो भारत का विशाल साम्राज्य है, यह हमें मिला ही इसलिए है ताकि हम ईसा मसीह की पताका यहां पर फहरा सकें, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके या भारतीयों का ईसाईकरण कर सके। तो मैगलस का ये स्टेटमेंट, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष ही ये कह रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, मैगलस। हमें भारत का विशाल साम्राज्य ईसा मसीह की पताका फहराने
हेतु दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। एक वीडी सावरकर का स्टेटमेंट है जो उन्होंने अंग्रेजों के बारे में कहा था, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ इनकेस अगर आपके एग्जाम में कभी आए तो आप देख लेना, बिल्कुल आपके याद रह जाएगा। वीडी सावरकर, मैंने बोल के तो आपको बता ही दिया है कि इनका कहना था कि अंग्रेजों ने राम और अल्लाह दोनों को अपशब्द कहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म पर या हिंदू धर्म पर, इस्लाम पर भी इन्होंने आक्षेप किए हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, इन्होंने राम और अल्लाह दोनों को अपशब्द कहे हैं। अब अंग्रेजों ने इस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और क्या किया, तो इन्होंने बाइबल को अनिवार्य कर दिया। जैसे ही बाइबल को अनिवार्य किया गया तो मद्रास के तिरुनवेली के अंदर एक विद्रोह हुआ था कि बाइबल को अनिवार्य क्यों किया जा रहा है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना कि जब 1845 के अंदर तिरुनवेली के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो क्यों किया गया था। तो इसका कारण यही है कि अंग्रेजों ने बाइबल को अनिवार्य कर दिया था कि सभी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। तो शिक्षा में इसको बहुत ऊंचा स्थान दे दिया गया था, इस वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया था। अंग्रेजों ने बाइबल को अनिवार्य कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अठारह सौ 45 में तिरुनवेली मद्रास में विद्रोह किया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने और क्या किया था, तो उन्होंने कुछ एक्ट बना दिए थे, जैसे कि धर्म जाति अक्षमता अधिनियम। इसके और भी नाम हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूं। इसको कहते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इसको कहते हैं लेक्स लोकी। एक्ट, लेक्स लोकी एक्ट 1850। डलहौजी है, यहां पर भी याद रखना कि ये एक्ट भी किसने लागू करवाया था, डलहौजी ने। इस एक्ट के तहत होता क्या था, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले मैं ये लिख देती हूं कि ये किसने स्टार्ट करवाया था, डलहौजी ने। तो 1850 में धर्म जाति अक्षमता अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेक्स लोकी एक्ट, तीनों एक ही बात है, तीनों का जो मतलब है वो एक ही है। लेक्स लोकी इंग्लिश में लिखा है मैंने, समझ आ जाएगा।
और अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। अब इस पूरे एक्ट का मतलब क्या है, उस मतलब के बारे में हम समझते हैं कि मान लीजिए आज मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और मुझे ईसाई धर्म, जो कि उसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, मुझे ईसाई धर्म की चीज़ें अपनी ओर आकर्षित कर रही है और मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हूँ और मैंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। क्योंकि भारतीय समाज में ऐसी परंपरा है कि अगर आपके पास 10 एकड़ खेत है तो आगे भविष्य में आपकी जो भी संतान उत्पन्न होगी, पहले संपत्ति में सिर्फ लड़कों का अधिकार था, आजकल लड़कियों का भी है। तो आप यूं समझिए कि 10 एकड़ में से अगर उसके 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, अपन इसको बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 5 बेटे हैं, तो आगे जाकर ये जो 10 एकड़ जमीन है इन 5 में बट जाएगी और सबको कितनी 2-2 एकड़ जमीन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये आपसे छीन लिया जाएगा। फिर 1850 के अंदर डलहौजी ऐसा सिस्टम लेके आते हैं कि इनकेस अगर आप अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं तो भी आपकी संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी, यानी कि आपको संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या धर्म या जाति से किसी भी प्रकार आपका कोई भी अधिकार अगर प्रभावित हो रहा है तो ऐसे प्रभावित करने वाले सभी कारण जो हैं इस एक्ट के तहत खत्म कर दिए गए थे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कब आया है ये एक्ट 1850 के अंदर, कौन लेके आया है, डलहौजी लेके आया है, क्यों लेके आया है, ताकि किसी भी प्रकार अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो वो इस वजह से ना रुके कि अगर मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया तो मुझे मेरी संपत्ति नहीं मिलेगी। जो संपत्ति का मोह है, लालच है, वो एज इट इज रखने के लिए, यानी कि उनके माइंड में एक बार भी ये वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उसका दिमाग कि अगर मैंने कहीं ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो मुझे मेरी संपत्ति से बाहर बेदखल कर दिया जाएगा। तो इस वजह से डलहौजी ने एक बहुत ही अच्छा बीच का रास्ता निकाला और उसने ये लेक्स लोकी एक्ट बनाया। आप इसको थोड़ा सा देखो, तब तक मैं एक घूंट पानी ले लेती हूँ। तो अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आप इसमें लिखना कि इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि धर्म परिवर्तित व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो ये आप थोड़ी सी बात याद रखिएगा। इस एक्ट के अंदर जो मुख्य प्रावधान था वो यही था कि अगर कोई भी अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है, बेसिकली जो मिशनरीज आई हैं उनके जो धर्म परिवर्तन करवाने का जो उनका उद्देश्य है उसमें किसी भी प्रकार से संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई भी रुकावट ना आए, तो ये एक्ट जो है उस रुकावट को रोकने का प्रयास करता था। तो बेसिकली 1850 डलहौजी, धर्म परिवर्तित व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाए, इतना ही याद रखना है। और इसके ये 3 जो अलग अलग नाम हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। इससे पहले भी 1848 के अंदर ये एक्ट जो है लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो भी अपनी यहाँ की सोसाइटी थी उस सोसाइटी के दबाव के चलते हुए ये एक्ट उस समय पारित नहीं हो पाया था। तो 1850 के अंदर
डलहौजी जो है इसको वापस से पारित करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जो सामाजिक कुरीतियां थी अपनी। आज हम जिनको कुरीतियां कहते हैं, तात्कालिक समाज में जो ये हमारे रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, बहुत अच्छे से निभाई जा रही थी, तो उनके लिए बहुत प्रिय थी। आज जिन्हें हम सामाजिक कुरीतियां कहते हैं, उन कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि सामाजिक सुधार करना। ये जो सामाजिक सुधार किया गया था कि जाति प्रथा, जिसको आज हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं, इस कास्ट सिस्टम को हम समाज से बहुत जल्दी उखाड़ फेंकना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। वैसे ही उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, बाल विवाह हो रहे थे, दास बनाए जा रहे थे, बलियां दी जा रही थी, नर बलि दी जाती थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं करवाया जाता था। तो ऐसी जो बहुत सारी प्रथाएं थी जो अंग्रेजों के आने के बाद बंद कर दी गई, विधवा पुनर्विवाह चालू कर दिए गए, तो ये प्रथाएं उनको अपनी जो संस्कृति थी उस संस्कृति पर प्रहार लगता था। इस वजह से भारतीयों ने तात्कालिक उस समय में इनका विरोध किया था। तो ये कौन कौन सी प्रथाएं थी उनके बारे में भी एक छोटा सा नोट अपन लिख लेते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिखिएगा कि भारतीय समाज के रीति रिवाज एवं परंपराओं जैसे परंपराओं में हस्तक्षेप के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ परंपराएं यहां पर लिखवा देती हूं, तो आपको याद रहे कि किस रीति रिवाज परंपरा की बात हो रही है यहां पर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कन्यावध। दास प्रथा, सती प्रथा, नर बलि, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। अब आपको ईयर भी याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं कि कन्यावध जो है उसको 1795 के अंदर हटा दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था कन्यावध को। और सती प्रथा तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो है 1829 के अंदर सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था। इसके पीछे की पूरी स्टोरी तो हम आगे जो है पढ़ेंगे, जब हम सामाजिक सुधार पढ़ेंगे तो उस समय मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पूरी प्रथाओं को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। और दास प्रथा जो है वो आपके 1843 के अंदर 1829, ये आप आगे लिख लेना, 1829 ईस्वी वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो। और नर बलि जो है उसको 1844 के अंदर बंद कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और जो आपके विधवा पुनर्विवाह है आगे हम पढ़ेंगे। इस समय लॉर्ड कैनिंग थे और दास प्रथा के टाइम लॉर्ड एलन बैरो थे, तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत अच्छे से, जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार पढ़ेंगे उस समय। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन सी प्रथाएं थी जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब अगला जो कारण है उसके बारे में हम बात करते हैं, और अगला कारण है हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। इसके बारे में देख लेते हैं हम। थर्ड नंबर का कारण है हमारा राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में आपको मैं कुछ की पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, उसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कारणों के बारे में हम बात करें, क्योंकि आगे चल के हम इनके बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेजली के बारे में। लॉर्ड वेलेजली जो है वो एक रिवॉल्यूशन लेके आए थे तात्कालिक समय में, जिसे हम सहायक संधि प्रथा के बारे के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि प्रथा थी, इसके अंतर्गत होता क्या था कि जो भी एक शासक है, उस शासक के अधीन जो उसकी सेना है, उस सेना में ब्रिटिश सेना इंक्लूड कर दी जाती थी, प्लस उसके दरबार के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठा दिया जाता था, और उसके जितने भी मुद्दे होते थे, भले ही वो उसके राष्ट्र से संबंधित हो या विदेशी मुद्दे हो, उन विदेशी मुद्दों में उस रेजिडेंट की राय ली जाती थी। वो किसी भी प्रकार के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। और इसी 3-4 पॉइंट को हम बेसिकली सहायक संधि प्रथा कहते हैं, यानी कि एक रेजिडेंट को बिठा दिया और वो आपके राज्य की या राष्ट्र की देखरेख करेगा और आपके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसकी सेना वहां पर होगी जो कि आपकी सेना के साथ लड़ने जाएगी। बेसिकली इतना ही था, इसके अलावा वो किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो लॉर्ड वेलेजली जब सहायक संधि प्रथा लेके आया था तब ये बहुत अच्छी लग रही थी। आगे हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं पूरी सहायक संधि प्रथा ये सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये क्यों लोगों को बुरी लगने लग गई, हैदराबाद जो इसे सबसे पहले अपनाने वाला था, बाद में मैसूर आए, तो ये सब राज्य जिन्होंने सहायक संधि प्रथा को अपनाया, बाद में इसे क्यों त्याग दिया या फिर क्यों ये रोष का कारण बनी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रथा सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था हैदराबाद ने, फिर आपके मैसूर आया, फिर तंजौर आया, देन अवध आया। हैदराबाद जो 1798 में, देन मैसूर तंजौर दोनों 1799 में इसको एक्सेप्ट करते हैं। आगे खैर मैं ईयर वगैरह आपको वापस से लिखवाऊंगी, तो खैर इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा कि कब कौन से ने एक्सेप्ट की, हमें बाद में बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, तो ये सब आपको बताया जाएगा। तो 1801 में सहायक संधि प्रथा अवध ने एक्सेप्ट कर ली थी। अब आगे पढ़ेंगे भी, जब हम अवध का विलय पढ़ेंगे तो ये 1801 आपको वापस से याद रखना है कि इस समय सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे अवध ने, और उसके बाद 1856 तक किस प्रकार अवध का विलय किया गया वो हम पूरा देखेंगे। तो ये आपको सहायक संधि प्रथा याद रखनी है। कौन लेके आया है? लॉर्ड वेलेजली लेके आया है। फिर आपने एक और प्रथा सुनी होगी, डलहौजी। डलहौजी की जो प्रथा लेके आया था उसे हम क्या कहते हैं? तो डलहौजी व्यपगत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया था, जिसे आप व्यपगत का सिद्धांत कहते हो, जिसे आप हड़प का सिद्धांत कहते हो। तो डलहौजी की व्यपगत की जो नीति थी या हड़प की जो नीति थी वो इससे किस प्रकार अलग है, इसमें मैंने आपको बताया सिर्फ एक रेजिडेंट जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है, किसी भी प्रकार का आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यपगत की नीति के तहत ये होता है कि सामने वाला जो भी राज्य है, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे उसका राजनीतिक
या फिर किसी भी प्रकार का आर्थिक फायदा उठाना है, मुझे वह चाहिए, इस अर्थ में सभी प्रकार के हस्तक्षेप किए जाते हैं और उसे अपने अधीन किया जाता है, ये सबॉर्डिनेट बनाया जाता है और उसे एकदम अपने अधीन कर लिया, अंडर कर लिया है कि अब उस पर पूरा किसी भी प्रकार का उसका खुद का उसके सिर्फ उत्तरदायित्व बचते हैं, उसके पास कुछ पावर नहीं बचती है। जब व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू होता है तो पूरा का पूरा जो राजनीतिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, विदेशी मामला हो, सभी प्रकार के मामलों में ब्रिटिश जो है वो सर्वोच्च हो जाते हैं। इस मैटर में अभी तक ब्रिटिश जो है एक सहायक की भूमिका निभा रहा है, सहायक की। लेकिन जब व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू हो जाता है या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे हम बोलते हैं, उसके तहत क्या होता है कि जिस भी राज्य को हड़प लिया गया है उस पर पूरी तरीके से प्रभाव, प्रभुत्व, उसका संपूर्ण शासन संचालन, प्रशासन संचालन, वो सब जो है एक ब्रिटिश अधिकारी के अधीन आ जाता है और राजा उसके अधीन हो जाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो याद रखना है हमें, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद निषेध जिसे आप कहते हो, हड़प का सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस नीति के तहत भी जो है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, इन सबको हड़प लिया गया था। आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो ये आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर, तो ये सब आपको याद रखने हैं। बघाट हो गया, ठीक है। तो ये सब डलहौजी की जो व्यक्तिगत की नीति थी, गोद निषेध की नीति थी, जिसमें अवध आपका कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था, तो वो सब आपको याद रखना है। बघाट हो गया, मैं लिख देती हूँ, उदयपुर, ये अपना वाला उदयपुर नहीं है भाई जो राजस्थान में है, इसी तरीके से लिखा जाता है, बाकी कई जगह जो है वो इस प्रकार भी लिखा हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। झांसी हो गया, फिर आपका नागपुर, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि डलहौजी की व्यक्तिगत की नीति जो है, हड़प का जो नीति है, उसके तहत किन किन को शामिल किया गया था। तो इसी ऑर्डर में सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इसी तरीके से आपको याद रखना है। ये तो पूरा एक सीक्वेंस में है, तो ये याद रखिए। फिर जो मैन इंपॉर्टेंट है, जिसका कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कुशासन के आधार पर किसका विलय कर लिया गया था, तो अवध का विलय कर लिया गया था 1856 ईस्वी में। स्लीमैन, सबसे पहले स्लीमैन ने रिपोर्ट दी थी, मैं आगे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। स्लीमैन की रिपोर्ट आई थी 1851 में। वह आउटरम की रिपोर्ट ये आई थी 1855 में, 1855। वह आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया गया। उसके बाद आपको 2-3 पॉइंट इसमें और भी याद रखने हैं।
1852 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय, आपने सुना होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे, उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिन्हें धोंडू पंत के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजों ने क्या किया, उनके साथ पहले अपमानजनक व्यवहार किया। उस अपमानजनक व्यवहार के कारण या फलस्वरूप क्या कर दिया, उनको उनके शासन पद से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया। और आपने एक छोटा सा स्टेटमेंट भी अगर सुना हो, स्टेटमेंट किसका है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ब्रिटिश अधिकारी का ही स्टेटमेंट था। मैं आगे आपको जब पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से उनका नाम भी बताऊंगी। उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा था कि जैसे ही नाना साहब कलकत्ता की तरफ जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने प्राण निकाल कर भेज दिया हो, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे नाना साहब, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ चलो अब हम लिख लेते हैं इसको। 1852 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी, इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया तथा उन्हें कलकत्ता ये लिखिएगा बीच में, उत्तराधिकारी पद से वंचित कर, यानी कि उनसे उत्तराधिकारी का पद छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया, इसके पीछे का कारण यही है कि वो दत्तक पुत्र थे। तो इन्होंने डलहौजी ने जो अपना व्यपगत का सिद्धांत दिया था, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दत्तक पुत्र है तो उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। इस वजह से नाना साहब को उत्तराधिकारी पद से वंचित कर दिया। वह पुणे से कानपुर भेज दिया। साथ ही इनको जो 8 लाख की पेंशन मिलती थी वो भी बंद कर दी गई। 8 लाख की वार्षिक पेंशन बंद कर दी गई। तो वो जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रही थी उसमें ये बताया गया था कि पुणे जो है वो एक बॉडी है और इसकी सोल जो है, इसकी जो आत्मा है वो कौन है, नाना साहब। तो जैसे नाना साहब पुणे से बाहर जा रहे थे, कानपुर जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो पुणे से उसके प्राण आत्मा निकाल ली गई हो। तो ये याद रखिएगा आप। और इसी के साथ उस समय का जो तात्कालिक मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वैसे तो देखिए इस समय तक मुगल साम्राज्य का ऑलमोस्ट पतन हो चुका था, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य की जो प्रतीकात्मक एक प्रतिभा बनी हुई थी, वो प्रतिभा अभी तक जीवित थी। लोगों के मन में ये था कि वो मुगल बादशाह है, वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है। लेकिन जब मुगल बादशाह को भी लाल किले से बाहर निकाल दिया गया
उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। पहले जो मुगल सिक्के आते थे उस पर बादशाह का नाम लिखा होता था, तो उस सिक्कों से बादशाह का नाम हटा दिया गया था। बादशाह की अधीनता जो है या फिर बादशाह की जो कस्में खाई जाती थी वो अब नहीं खाई जा रही थी। तो लोगों के अंदर ये भी आक्रोश था कि आपने हमारे मुगल बादशाह के साथ ऐसा किया है। तो ये भी कंपनी का चित्र हटाना सिक्कों से, बादशाह का निशान हटाना। उसको लाल किले से बाहर निकाल देना, तो ये सब भी कारण थे। तो हम अगला कारण लिख लेते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकालकर मेहरौली गांव भेज देना। तथा सिक्कों से मुगल बादशाह का निशान हटाकर कंपनी का चित्र अंकित करना। तो ये सब भी कुछ कारण थे। और इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने एक घोषणा की और उस घोषणा के अनुसार मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह होंगे। तो 1856 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि ये जो मुगल बादशाह है यही अंतिम मुगल बादशाह होंगे। इसके बाद बादशाह का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा थी जिसकी वजह से जनता में आक्रोश हुआ। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके किसी भी उत्तराधिकारी को बादशाह नहीं बुलाया जाएगा। अर्थात बादशाह का पद समाप्त कर दिया गया। तो ये याद रखना आप। इसके अलावा और कुछ कारणों में अगर हम लिखें
तो तंजौर हो गया, आपके सूरत हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ के शासकों से उनकी उपाधियां छीन ली गई थी। तो ये भी एक आक्रोश का कारण था। तो आप इसको लिख सकते हो कि कर्नाटक, तंजौर व सूरत के शासकों की उपाधियां छीन लेना, ये भी एक कारण था। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण कारण पढ़ लिए हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। अब हम कुछ सैन्य कारणों पे बात करते हैं, फिर हम तात्कालिक कारण पर बात करेंगे। तो अगली हेडिंग जो है वो हमारी होगी सैन्य कारण। सैन्य कारणों में देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ अधिनियमों के बारे में बताना चाहूंगी। तो कुछ अधिनियम आपको याद रखने हैं। पहला जो अधिनियम है वो है डाकघर अधिनियम। दूसरा जो है वो है सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम। सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम, ये आपके 1856 का है और ये है आपके 1854। दोनों के बारे में एक बेसिक सी चीज याद रखनी है। वैसे मैं आपको जब गवर्नर जनरल और वाइसराय वगैरह सब पढ़ाऊंगी तो आपको सबका टेन्योर याद रह जाएगा, लेकिन 1856 में जब डलहौजी यहां से गया था तो कैनिंग आया था। तो याद रखना 1856 में गया है। ओके, तो ये आपके डलहौजी और ये आपके कैनिंग। तो 1856 में जब कैनिंग डलहौजी यहां से जाता है तो कैनिंग आता है। ये सीक्वेंस आपको तब याद रह जाएगा। तो डलहौजी ने डाकघर अधिनियम बनवाया। अब इस डाकघर अधिनियम का क्या सेंस था, क्यों लेके आए, क्या कारण था? तो उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले जब सैनिक किसी भी दूर जगह चले जाते थे लड़ाई वगैरह के दौरान, तो वो अपने घर पे चिट्ठी लिखा करते थे। उस चिट्ठी का उनका 20-25 पैसा कटता था, सिर्फ पेपर का। उनको किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं लगानी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही डाकघर अधिनियम आया, अब उनको टिकट लेना जरूरी हो गया। तो अब टिकट लेना जरूरी हो गया, इस वजह से टिकट का खर्चा और बढ़ गया और सैलरी उनकी इतनी कम हुआ करती थी, उसका लगभग 25 से 30% अगर वो एक पेपर लिख के दे रहे हैं, अपने घर पे खत भिजवा रहे हैं, उसी में इन्वेस्ट हो जाता था। तो इस वजह से सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया था। तो ये याद रखना आप, इस डाकघर अधिनियम के तहत, इसके तहत सैनिकों को अपने पत्र पर डाक टिकट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया। और सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम क्या कहता है? ये कहता है कि जो भारतीय धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों के अंदर समुद्र पार की जो यात्रा है उसको ठीक नहीं बताया गया है। इस वजह से हमारे यहाँ के जितने भी भारतीय सैनिक थे, वो समुद्र पार की कोई भी यात्रा होती थी, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध वगैरह हो गया तो समुद्र पार जाने से जो डरते थे, इसमें उसे लागू कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आप सेना में भर्ती हो रहे हैं तो हम आपको समुद्र पार भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर
कैनिंग ने ये वाला प्रावधान ऐड किया है, डलहौजी ने डाक टिकट लेना अनिवार्य किया है, समुद्र पार यात्रा को अनिवार्य कर दिया गया। हमारी धार्मिक मान्यता ये नहीं कहती है, लेकिन फिर भी इस अधिनियम के तहत भारतीयों को अगर समुद्र पार की कोई यात्रा है तो जाना पड़ सकता था। और क्या सैन्य कारण होंगे? इनके अलावा और कारण थे कि हमारा जो सैनिक अनुपात था तात्कालिक समय में, वो कुछ इस प्रकार का था कि अगर 100 भारतीय सैनिक हैं, मतलब 100 टोटल सैनिक है, तो उसमें से 80 भारतीय सैनिक हैं और 20 ब्रिटिश सैनिक हैं। अब जब इनका बजट बन रहा होता है तो बजट में इनको मान लीजिए 100 सैनिकों के लिए 100 रुपए बजट का प्रावधान किया गया। अब इसमें से बजट जो है वो 50-50 दिया जाता था, यानी कि इन 20 सैनिकों को भी 50% मिल रहा है और इन 50 सैनिकों भी जो 80 सैनिकों को कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। तो ये जो एक आपको बेसिक असंतुलन दिखाई देता है इस बजट के दौरान, वेतन के दौरान, पदोन्नतियों के दौरान, तो ये भी एक असंतोष का कारण था कि उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, उनके खान पान और रहन सहन में पदोन्नति के अंदर जो भेदभाव किया जा रहा है ब्रिटिश सैनिकों के कंपैरिजन में, तो वो भी एक बहुत मुख्य कारण था। तो आप इसको लिख सकते हैं, भारतीयों के साथ, भारतीयों से मेरा मतलब है भारतीय सैनिक, वेतन, खान पान, रहन सहन व पदोन्नति में भेदभाव। इसके अलावा अंग्रेज जो हैं वो भारतीय सैनिकों को निग्रो कहते थे। विपिन चंद्रा का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की मेंटलिटी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। निग्रो के साथ ही आप लिखिए भाड़े के सैनिक। और ये भाड़े के सैनिक वाला जो स्टेटमेंट दिया है, ये किसने दिया है? ये दिया है नेपियर ने। इसके अलावा जो मैं विपिन चंद्रा को आपको स्टेटमेंट बता रही थी वो इस तरीके से है कि विपिन चंद्रा ने भारतीय सैनिकों को वर्दीधारी किसान कहा है। वर्दीधारी किसान क्यों कहा है? क्योंकि भारत की जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो कृषि से संबंधित थी, यानी कि किसान थे, और किसानों को अगर सैनिक बना दिया तो वर्दीधारी किसान हो गए। तो विपिन चंद्रा ने अंग्रेजों की मेंटेलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। भारतीय सैनिकों को वर्दीधारी किसान कहा है। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप सभी ने सुना होगा। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जब अमेरिका के अंदर गृह युद्ध पढ़ते हैं उस समय कॉर्नवालिस वहां सेनापति के रूप में तैनात था और फिर वो वहां से भारत आता। बहुत ही अच्छा योद्धा आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रशासन का संचालन करने का अनुभव था इसके पास। तो जब कॉर्नवालिस आता है तो वो एक नई नीति लेके आता है अपने साथ, जिसे आप आंग्लीकरण की नीति कहते हो। इस आंग्लीकरण की नीति का मतलब क्या है कि उसे ये लगता था कि भारतीय जो हैं चोर हैं, अयोग्य हैं। चोर व अयोग्य है।
इसलिए उन्हें सेना की किसी भी उच्च पद पर बिठाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर किसी भी प्रकार के प्रशासन संचालन की क्षमता नहीं है। इसलिए आप उनको जो लास्ट अंतिम उनके लिए हाईएस्ट पद होगा वो सूबेदार का पद होगा। तो कॉर्नवालिस ने भारतीयों के लिए सूबेदार का पद जो है वो अधिकतम कर दिया था कि आपकी पदोन्नति कहीं तक भी हो, सूबेदार से ऊपर तो आप कभी भी नहीं जा सकते। तो सूबेदार के पद को एक टारगेट सेट कर दिया गया था। तो भारतीयों के अंदर योग्यता होते हुए भी जब उनको पदोन्नति नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली असंतोष होगा कि हम योग्य हैं, कैपेबल हैं, लेकिन कैपेबिलिटी के अनुसार ना तो हमारी इनकम है, ना ही हमें उच्च पद दिया जा रहा है। इसके अलावा आपने क्रीमिया का युद्ध, स्पेन का युद्ध जो हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड की सेना जब पराजित हुई तो जो भारतीयों के मन में एक बेसिक अजेयता का भ्रम बना हुआ था कि कभी भी कोई भी भारतीय इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि वो पूरी तरीके से टैलेंटेड और वेल डिफाइंड तरीके से, मेंटेन्ड तरीके से जो ब्रिटिश सैनिक है उसको कभी हरा पाएगा, उनके साथ युद्ध में कभी जीत पाएगा। तो ये जो अजेयता का भ्रम बना हुआ था कि हम कभी भी उनको हरा नहीं सकते, क्रीमिया के युद्ध के दौरान भारतीयों के अंदर ये वाला भ्रम जो है वो टूट गया था कि अंग्रेजों को कोई परास्त नहीं कर सकता, कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी जिनकी वजह से अंग्रेजों के अंदर असंतोष तो था ही, साथ ही में जब अजेयता का भ्रम और टूट गया, उनका ये वहम जो है वो उनका टूट गया, तो उनको ये लगा कि हम भी लड़ाई कर सकते हैं, हम भी अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं, जैसे स्पेन ने लड़ा है, अमेरिका ने लड़ा है, हम भी तो लड़ सकते हैं। तो उनके अंदर एक यूनिटी आई और ये यूनिटी बाद में क्रांति में काम आई। तो ये आपको याद रखना है। अब तात्कालिक कारण जो है वो हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये सब जो पढ़ा है उसको याद रखिएगा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, खुद से नोट्स बनाने हैं। अगर नहीं बन रहे हैं, मार्केट जाना है, किसी भी बुक स्टोर पे जाओ, अपनी पूरी किताबें जो हैं आप अच्छे से देखो, आपको जो मैटर अच्छा लगे वो वाली बुक्स जो है आप चूज़ कर सकते हो। बाकी कल की क्लास में मैं आपको कुछ बुक्स जो हैं वो भी यहाँ पर बता दूंगी कि हमारे पब्लिकेशन की कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकती हैं। वो सब मैं आपको कल की क्लास में एक स्लाइड के दौरान बता दूंगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।